हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग कर रहे हो ना? बोलो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और शायद मेरी क्लासेस को देख भी रहे होंगे, तो आराम से मेरी क्लासेस को देखो। लेकिन अभी तक किसी की भी कोई कंप्लेंट या कोई, क्या कहते हैं, डाउट एक ने भी नहीं पूछा। तो इसका मतलब क्या है कि या तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, या फिर आप लोग एक्सरसाइजेस सोल्व नहीं कर रहे हो। यही मकसद तो यही है कि नहीं है? तो इसलिए आप लोगों को जो है प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइजेस करनी है और डाउट्स क्लियर करने हैं, ठीक है? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही नेसेसरी है। इसको ढंग से अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आगे के टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज आगे जाकर के फिर ये टॉपिक क्या करेंगे, परेशान करते हैं। क्योंकि कौन सा टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा वर्ड किस जगह पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, कोई नहीं जानता है। तो सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट each and every topic, अंडरस्टैंड? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और अपने सेशन में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, पता है ना आपको? जानते हो सभी? पता है आप लोगों को? बोलो, पता है कि नहीं है? पता है ना? यस, पता है, सबको पता है। मैंने बोल दिया अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी क्या था? प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रोनाउन। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? प्रोनाउन। और प्रोनाउन के अंदर मैंने आप लोगों को जो है मैं पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था प्रोनाउंस के अंदर? बोलो, पता है? प्रोनाउन में क्या चल रहा था अपना? प्रोनाउंस के अंदर चल रहा था अपना पर्सनल प्रोनाउन। क्या चल रहा था? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। और पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही मैंने आप लोगों को 4-5 चीजें लिखवा दी थी, ठीक है। 2-3-1 का नियम, 1-2-3 का नियम, पजेसिव प्रोनाउन का नियम, इसके अलावा इट के यूजेज वगैरह वगैरह सारे मैंने आप लोगों को करा दिए थे ना। अब इसी के अंदर एक और आता है हमारा प्रोनाउन। एक प्रोनाउन है, ठीक है। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रोनाउन है और उस प्रोनाउन का नाम है वन। क्या है? वन। आता है ना वन कई बार वाक्य के अंदर? वाक्य में कई बार वन आता है या वंस आता है कि नहीं आता है? तो ये जो वन है ना, ये वन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होता है। जैसे कि हमारा ही है, शी है और इट है। ये क्या होते हैं? पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए होते हैं, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए होते हैं या वस्तु के लिए होते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर किसी नाउन के लिए होंगे। किसके लिए होंगे? पर्टिकुलर किसी नाउन के लिए होंगे। लेकिन ये जो वन है, ये पर्टिकुलर किसी नाउन के लिए नहीं होता है। पर्टिकुलर नाउन नॉट, पर्टिकुलर नाउन के लिए वन का प्रयोग नहीं होता है। यहां पर वन का मतलब है कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कौन है कौन। मैं कहूं कि वन शुड डू हिज ड्यूटीज, वन शुड डू ड्यूटीज, प्रत्येक को, हर किसी को, मतलब सभी आ गया, कोई भी आ गया, प्रत्येक आ गए उसके अंदर। तो यहां पर जो वन है, ये वन पर्सन, ये वन जो प्रोनाउन है, ये वन प्रोनाउन जो है ये क्या है? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर किसके लिए होता है? किसी के लिए भी हो सकता है। किसके लिए? किसी के लिए भी, किसी के लिए भी। आ गई बात समझ में? बोलो, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा? कि वन जो है, वन का जो रोल है, ये वन पर्टिकुलर किसी नाउन के लिए नहीं होता है, ये किसी के लिए भी हो सकता है। और इसके लिए जो हमारा पजेसिव बनता है, इसके लिए जो हमारा पजेसिव यूज होगा, वो पजेसिव यूज होगा क्या? वंस। क्या यूज होगा? वंस का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे? वंस का। जैसे ही का क्या होता है? हिज। सी का क्या होता है? हर। इट का क्या होता है? इट्स।
दे का क्या होता है, देयर, तो इसीलिए वन का क्या बनेगा, वंस बनेगा। वन का क्या बनेगा, वंस बनेगा। आ गई बात समझ में? बोलो क्लियर वन का कॉन्सेप्ट? ये कई बार पूछा जाता है, एक आध बार ये आया हुआ है वन के बारे में। तो वन जो है ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है, पर्टिकुलर किसी नाउन के लिए नहीं होता है, बल्कि ये किसी के लिए भी हो सकता है। किसी भी नाउन के लिए ये काम में लिया जा सकता है। और इसका जो पजेसिव होगा वो क्या होगा, हमारा वंस होगा। क्या होगा, हमारा वंस होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग लिख लीजिए। बोलो लिखा दूं क्या, लिखा दूं क्या? ठीक है, देख चलो लिख लो इस चीज को, लिखा देता हूं। देखो मेरी क्लास में पीपीटी वीपीटी जो है ना, ये डायरेक्ट टाइपिंग मेथड ये नहीं चलेगा। अपन खुद पढ़ते हैं, खुद मेहनत करते हैं और खुद मेहनत करके लिखाते हैं, और तुम लोग उसको लिखते हो तो वो बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट तरीका होता है। ठीक है ना? और इस मेथड को हमेशा फॉलो करना, ठीक है? क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति जो है वो अध्यापक को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानती है। पीपीटी मोड में क्या होता है, जो टाइप ये आते हैं, ये एनिमेटेड वीडियोस, एनिमेटेड वगैरह जो आता है, वहां पर टीचर का रोल क्या हो गया, नगण्य हो गया। जबकि भारतीय सभ्यता क्या कहती है, टीचर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ अ नेशन। कि अध्यापक क्या है, किसी भी राष्ट्र का एक सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है? और जब तुम अध्यापक की भूमिका को ही गौण कर दे रहे हो, जब तुम अध्यापक को ही हटा रहे हो, तो फिर मतलब ही क्या रहा, कोई यूज रहा क्या? यहाँ पर पीपीटी आ जाती है, छपा छपाया आ जाता है, मतलब कि टीचर को याद नहीं है। पीपीटी वाले, पढ़ाने वाले का मतलब क्या होता है, उसको याद ही नहीं है, कुछ वो जानता ही नहीं है। बस आ रहा है सामने, उसको रीड करके सुना रहा है, रीड कर रहा है और बोल रहा है, बस तुम सुन रहे हो। नहीं, ठीक है, हालांकि कोई कैसे भी करे अपने को मतलब नहीं है, बट अपना जो कंसेप्ट है वो सीधा सा है, सेल्फ। अब अंडरस्टैंड, चलो लिखो, तो लिख लीजिए वन के अंदर, वन का यूज, वन, यूज ऑफ वन, यूज ऑफ वन। ठीक है, तो लिखो वन का यूज किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग सामान्य, सामान्य कथन, सामान्य कथन में किसी भी, किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वन का पजेसिव प्रोनाउन वंस होता है, वंस होता है। ठीक है, जैसे वन शुड डू, वंस
ड्यूटीज। ठीक है, वन 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 कैन वन कैन प्रोवाइड सम वन कैन प्रोवाइड मत करो वन कैन डोनेट वंस belongings वंस belongings। ठीक है, देखो इधर क्या है, वन का यूज, किसका यूज पढ़ रहे हैं हम, वन का यूज पर्टिकुलर नाउन के लिए नहीं होता है। ठीक है, इसका प्रयोग सामान्य कथन में किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है। ठीक है, वन का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, वंस होता है। ठीक है, क्या होता है, वंस होता है। जैसे क्या है हमारा, वन शुड डू वंस ड्यूटीज, कि प्रत्येक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, प्रत्येक को अपने कार्यों का संपादन करना चाहिए। तो क्या है, वन कर्ता के रूप में आ सकता है, वन क्या हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। ठीक है, वन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट में हो सकता है। ठीक है, वन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट में हो सकता है। ठीक है, तो करता आ रहा है शुड डू। अब यहाँ पर देखो इसका जो पजेसिव बनाया, क्या बनाया, वंस। क्या बना, वंस, कि प्रत्येक को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वन कैन डोनेट वंस बिलोंगिंग्स, कि कोई भी अपनी वस्तुओं को दान दे सकता है अपनी। तो क्या आ रहा है यहाँ पर, वंस आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, इस वन के लिए, किसके लिए आ रहा है, इस वन के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, वन का केस है, वन के बारे में है। ठीक है ना, तो वन जो है ये क्या होता है, ये भी एक प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे आई वी यू दे ही सी इट होते हैं, उसी तरह वन भी क्या है, एक प्रोनाउन है। और ये जो है किसी नाउन के लिए नहीं होता है, पर्टिकुलर के लिए नहीं होता है, बल्कि किसी भी नाउन के लिए हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके लिए वन का प्रयोग करते हैं। और इसका जो पजेसिव होता है वो क्या होता है, वंस होता है। दैट्स इट, क्लियर। चलो कर लो कंप्लीट इसको, आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखो इसको, कंप्लीट करो। ठीक है, बोलो, हो गया, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है हमारा अब सेकंड, ये हो गया हमारा पहला प्रोनाउन कंप्लीट। अब आ जाइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
ज्यादा नहीं है इसके बारे में, कोई खास नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? माई, आवर, योवर, हिम, हर, इट और देम में सेल्फ या सेल्वेज जोड़कर जो प्रोनाउन बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो क्या क्या हो गए हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? माई सेल्फ, आवर, सेल्वेज, योवर, सेल्फ भी होता है और योवर सेल्वेज भी होता है, ठीक है। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, them सेल्वेज। ये हमारे सारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। क्या कहलाते हैं? ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अर्थात जब कर्ता के स्वयं के द्वारा कोई कार्य किया जाए तो इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहला तो क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा कि जब जब सब्जेक्ट के स्वयं के द्वारा कोई कार्य किया जाए तो इनका प्रयोग, ठीक है। जैसे आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, माई सेल्फ, ही वर्क्स, ही वर्क्स इन हाउस, he works in house himself, himself, ठीक है। तो देखो क्या है कि कर्ता के स्वयं के द्वारा कोई कार्य किया जाए, अर्थात मैं, मेरे द्वारा, उसके, उसके द्वारा। तो जब कर्ता के द्वारा, खुद के द्वारा कोई काम किया जाए, जब कर्ता स्वयं कोई काम करे तो वहां पर एंड में या कहीं भी उसका क्या कर देते हैं? मेंशन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो कर्ता का ही होता है। जो नाउन, जो प्रोनाउन आ रहा है कर्ता के रूप में, उसी का क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव बनेगा। क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव बनेगा, ठीक है। तो सब सेंटेंस के सब्जेक्ट के प्रोनाउन का ही रिफ्लेक्सिव बनता है, ठीक है ना। इस चीज को एक अलग से लिखना, ठीक है, कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के प्रोनाउन का ही क्या बनता है? रिफ्लेक्सिव। नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में? जैसे राम आ गया तो राम का क्या होगा? ही, और ही का क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ, ठीक है। आगे बात समझ में? जैसे राम किल्ड अ स्नैक हिमसेल्फ। तो यहाँ पर हिमसेल्फ किसके लिए आ रहा है? इस
राम के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? इस राम के लिए आ रहा है। ठीक है, तो जब कर्ता के द्वारा स्वयं के द्वारा कोई काम किया जाए तो वहां पर किसका यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो जैसे आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, मैं मेरा कमरा खुद साफ करता हूं, तो मेरे स्वयं के द्वारा। ही वर्क्स इन हाउस, वह घर में काम करता है। हिमसेल्फ स्वयं, वह घर में खुद काम करता है। तो जब कर्ता स्वयं कोई कार्य करे तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो लिखो इसको, नोट आउट करो, लिखो इसको। समझ में आ रहा है ना सभी के? बोलो, एनी डाउट? बोलिए, कोई डाउट किसी को? बोलो, बोलो मेरे फ्रेंड्स, बोलो। आ रहा है ना सबके समझ में? बताइए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सेकंड यूज देखते हैं इसी का, नंबर 2। रिफ्लेक्सिव का ही सेकंड आता है। रिफ्लेक्सिव का सेकंड है स्वयं का, स्वयं का या दूसरों का, दूसरों का, क्या चक्कर है, इंट्रोडक्शन यानी परिचय कराने में, कराने में। ठीक है, हम किसी से हमारा परिचय कराएं या किसी दूसरे का परिचय करवाएं तो वहां पर फिर परिचय कराने में वाक्य के, वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो वाक्य बनाएं, जैसे मैं कहूं कि मैं देवेंद्र कुमार शर्मा हूं, मैं देवा पंडित हूं, वह राजेश है, वह सविता है, वह रानी है, वह फलाना है, वह ढिमका है। तो किसी का स्वयं का कराएं चाहे किसी और का कराएं, चाहे स्वयं का परिचय कराएं चाहे किसी और दूसरे का क्या कराएं, इंट्रोडक्शन कराएं, तो वहां उस वाक्य में कर्ता का जो काम करेगा वो कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन करेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, जैसे माई सेल्फ इज देवा पंडित, माई सेल्फ इज देवा पंडित। हर सेल्फ इज, हर सेल्फ इज गरिमा जाटव, गरिमा जाटव। ठीक है, देम सेल्वीज आर माई फ्रेंड्स। ठीक है ना? ठीक है, तो देखो, मैं देवा पंडित हूं अर्थात मेरा परिचय करवाया, तो क्या लगाया मैंने खुद के लिए? माई सेल्फ। हर सेल्फ इज गरिमा जाटव, वह गरिमा जाटव है। क्यों? कहा किसका परिचय करवा रहा हूं मैं? गरिमा का। तो क्या है? लेडी है, और लेडी के लिए प्रोनाउन क्या आता है? ही शी, और शी का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? हर
सेल्फ। क्या बनेगा? शी का हर सेल्फ। देम सेल्वीज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे मित्र हैं। तो देम सेल्वीज अर्थात मेरे मित्र 4-5 है, बहुवचन है ना, प्लूरल नाउन। और प्लूरल के लिए क्या होता है प्रोनाउन हमारा? दे होता है। क्या होता है? दे होता है। तो दे का जो रिफ्लेक्सिव बनेगा वो क्या बनेगा? देम सेल्वेज बनेगा। क्या बनेगा? देम सेल्वेज बनेगा। तो स्वयं का परिचय कराया जाए या किसी दूसरे का परिचय कराया जाए, तो वहां पर वाक्य का जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा? वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। बोलो, आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या है? यूज। ठीक है, चलो कंटिन्यू करो, इसको लिखो। लिखो बेटा। लिख लिया? लिखा? बोलो, बोलो। ठीक है, आगे देखो। थर्ड जो आता है इसका, थर्ड है कि निम्न क्रियाओं के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द्वारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पूर्ति ऑब्जेक्ट की पूर्ति की जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की पूर्ति की जाती है। ये क्रियाएं निम्न है। ये वर्ब्स वर्ब्स निम्न है। ठीक है, और ये वर्ब्स कौन कौन सी है? एब्सेंट, अवेल, रिवेंज, किल, accustomed, accustomed, blame, introduce, adapt, cut, blame, introduce, blame, introduce, adapt, avail, behave, adapt, behave। कहते हैं ना कई बार, बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वो वाला है बिहेव। एंजॉय, हेल्प, हाइड, हर्ट, इंजोर, एंजॉय, हेल्प, एंजॉय, हेल्प, हाइड, हर्ट, हाइड, हर्ट, हाइड,
hurt, injure, injure, look after, prepare, resign, look after, look after, resign, etc। ठीक है, ये क्रियाएं हैं, ठीक है ना, क्या है, etc। ठीक है, जैसे he revenged himself, she introduced herself, introduced herself। ठीक है, तो देखो इधर, समझो इस चीज को कि अगर मान लो सेंटेंस में ये सारी क्रियाएं आ रही हैं, ये सारी क्रियाएं क्या हो रही है, सेंटेंस में आ रही है, एब्सेंट है, अवेल है, रिवेंज है, किल है, एकस्टम्ड है, ब्लेम है, इंट्रोड्यूस है, अडेप्ट है, बिहेव है, एंजॉय है, हेल्प है, हाइड है, हर्ट है, हाइड है, ये क्या है, हाइड है। ठीक है ना, हाइड, ये क्या है, हाइड है। ठीक है, हाइड। तो अगर ये सारी क्रियाएं वाक्य में आ रही हैं और इनके बाद में अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब के बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये सारी वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव है। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव है। लेकिन इन केस अगर इनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करके क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अर्थात वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के द्वारा ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। तो इन क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की पूर्ति करेगा। कौन सा प्रोनाउन करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे ही रिवेंज्ड, क्या आ रहा है, रिवेंज्ड। ठीक है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या आ रहा है, हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी इंट्रोड्यूस्ड, उसने परिचय दिया, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या आ रहा है, हर सेल्फ, नहीं है। ठीक है ना। तो जब इन क्रियाओं के बाद में, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में क्या नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के द्वारा क्या किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट कंप्लीट किया जा सकता है। बोलिए, आ गया समझ में। तो लिखो इनको कि ये क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को याद रखना है, एरर आ सकती है, एरर के रूप में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है बेटा, हो गया।
क्लियर, बोलो। तो ये था हमारा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हमारा क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के बाद में जो थर्ड आता है वो आता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। इसका ज्यादा यूज नहीं है, एक ही यूज है केवल, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन। अबे मिटन जा, एम्फेटिक प्रोनाउन यानी इसको कहते हैं क्या, दृढ़तावाचक सर्वनाम। इसका एक ही यूज है, सेम बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह है, ठीक है ना। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर जस्ट लाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आगे बात समझ में, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही एम्फेटिक है, जो रिफ्लेक्सिव है वही एम्फेटिक है। केवल बस फर्क इतना है, पोजीशन का फर्क है कि रिफ्लेक्सिव की जो पोजीशन होती है वो वाक्य के क्रिया के बाद होती है। कब होती है, वाक्य में वर्ब के बाद होती है। बट एम्फेटिक प्रोनाउन की पोजीशन जो होती है वो होती है जस्ट आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन विच वी वांट टू एम्फेसिस इन द सेंटेंस। जस्ट आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन विच वी वांट टू एम्फेसाइज इन द सेंटेंस। कि जब हम किसी संज्ञा या सर्वनाम को, नाउन या प्रोनाउन को ज्यादा हाईलाइट करना चाहें, उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस करना चाहें, तो वहां पर हम फिर किसका यूज करेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन का। और एम्फेटिक प्रोनाउन का जो यूज होता है वो होता है जस्ट आफ्टर द सेम नाउन एंड प्रोनाउन। उसी नाउन और प्रोनाउन के तुरंत बाद उसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात समझ में, बोलो। एम्फेटिक प्रोनाउन आर जस्ट लाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इन द फॉर्म। स्वरूप में, रूप में कैसे होंगे, बिल्कुल एकदम रिफ्लेक्सिव की तरह होंगे। जो रिफ्लेक्सिव है वही एम्फेटिक है, जो एम्फेटिक है वही रिफ्लेक्सिव है। बट द यूज ऑफ बोथ आर जस्ट डिफरेंट। दोनों का जो यूज है वो क्या है, बिल्कुल अलग है। दोनों का प्रयोग क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। आगे बात समझ में, ये बात दीजिए, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। अभी देखते हैं एग्जाम्पल, देखो देखते हैं कैसे होता है, ठीक है ना। तो टेंशन नोट, मेंशन नोट, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, देखो कैसे होता है, ठीक है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन एक लाइन लिख दूं छोटी सी, लिख लोगे ना, कि एम्फेटिक प्रोनाउंस, मतलब ब्लैक पेन से लिखूं, लाल से लिखूं, नीले से लिखूं, बताओ, तुम बताओ कौन सा पेन यूज करूं। तुम जो कहोगे उसी पेन से लिख देता हूं, बताओ कौन सा लूं आज, चेंज कर दूं कलर, कर दूं कलर चेंज, चलो कलर चेंज, ये लो। दुनिया क्या होनी चाहिए, रंग बिरंगी होनी चाहिए, है ना। वैसे अंधेरा तो चारों तरफ पहले ही छाया हुआ है कि नहीं है। अंधेरा तो वैसे ही भरा पड़ा है। तो दुनिया कैसी होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए। तो रंगीन कलर, रंगों का, कलरफुल रंगों का यूज क्या करो, यूज करो। क्या रखा है जिंदगी में, है क्या कुछ, बोलो, है क्या, नहीं है ना, नहीं है ना। हाँ, ये है। एक कहानी सुनाऊंगा तुम लोगों को मैं, ठीक है। टाइम आने दो, तुम लोग हंसते 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 क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे। ऐसी कहानी सुनाऊंगा तुमको एक दिन में। देखो, एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउंस आर जस्ट लाइक रिफ्लेक्सिव pronouns in the form, in the form, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर जस्ट लाइक द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जस्ट लाइक द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इन द फॉर्म। कि स्वरूप में कैसे होते हैं, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव की तरह होते हैं, ठीक है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, वही होंगे। कौन कौन से होंगे, माई सेल्फ, योर सेल्वेज, ठीक है, हिमसेल्फ,
वही सारे के सारे वही चीजें होंगी, कोई अंतर नहीं है। केवल अंतर बस एक ही है, एक ही यूज है इसका, ज्यादा यूज भी इसका नहीं है, इसका ज्यादा उपयोग भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सीधा सा उपयोग है कि एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में उस नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद किया जाता है, जिसे वाक्य में ज्यादा हाईलाइट करना हो। हाईलाइट या एम्फेसिस करना हो। एम्फेसिस करना हो, ठीक है। आगे बात समझ में। Emphatic pronoun is used just after the noun or pronoun which we want to emphasize in the sentence, ठीक है। कि emphatic pronoun का प्रयोग सेंटेंस में उस नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद किया जाएगा, तुरंत बाद होगा उसके, जिसे हम क्या करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे मैं लिखूं, जैसे क्या, जैसे कि राम himself stole a doll of bread. A doll of bread. The snack itself, the snack itself very poisonous, very poisonous, ठीक है। वेरी पॉइजनस, ठीक है ना, क्लियर। देखो देखो क्या लिखा मैंने, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है, बिल्कुल वही है, माई सेल्फ, हरसेल्फ, हिमसेल्फ वगैरह सारे वही आ रहे हैं ना, कोई अंतर नहीं है ना। बोलो कोई अंतर नहीं है ना, अरे नहीं है ना कोई अंतर, देखो तो कैसे है। एम्फेटिक प्रोनाउन आर जस्ट लाइक रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल वही है। एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ होगा, उस नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद, उस नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद, जिसे वाक्य में क्या करना है, हाईलाइट या एम्फेसिस करना है, ठीक है। जिसे वाक्य में क्या करना है, हाईलाइट या एम्फेसिस करना है। जैसे राम हिमसेल्फ स्टॉल अ डॉल ऑफ ब्रेड, कि राम ने खुद ने रोटी का टुकड़ा चुराया था, ठीक है। राम ने खुद ने रोटी का टुकड़ा चुराया, तो हमने जोर किस पे दिया, राम के ऊपर दिया। किसके ऊपर दिया, राम के ऊपर दिया। तो रिफ्लेक्सिव तो प्रोनाउन कहां पे आया है, इस राम के तुरंत बाद में आया है। चूंकि राम क्या है, पुरुष है, पुरुषवाचक प्रोनाउन क्या होता है हमारा, ही होता है।
और ही का क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव, हिमसेल्फ बनेगा। क्या बनेगा, हिमसेल्फ। केवल पोजीशन चेंज होते ही प्रोनाउन का नाम चेंज हो गया। यहां पर अगर इसकी पोजीशन बाद में आ जाती तो क्या बन जाता, रिफ्लेक्सिव बन जाता। लेकिन तुरंत नाउन के बाद आ गया तो क्या बन गया, एम्फेटिक बन गया। बन गया कि नहीं बन गया। द स्नैक इटसेल्फ वेरी पॉइजनस, वह सांप अपने आप में ही बहुत जहरीला था। तो सांप खुद ही जहरीला था। तो हम यहां पर अब जोर किसके ऊपर दे रहे हैं, इस स्नैक के ऊपर दे रहे हैं। स्नैक क्या है, जानवर। कल ही बताया है जानवर के लिए प्रोनाउन क्या होता है, इट। क्या होता है जानवर के लिए, इट। और इट का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, इट सेल्फ। क्या बनेगा, इटसेल्फ बनेगा। तो क्या आ गया, इटसेल्फ आ गया। बोलो आ गई बात समझ में कि इसका केवल एक ही यूज है और कोई यूज नहीं है इटसेल्फ, इसका किसका, एम्फेटिक प्रोनाउन का। ठीक है ना। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड जस्ट आफ्टर द नाउन एंड प्रोनाउन विच वी वांट टू एम्फेसिस इन द सेंटेंस। उसकी एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में उस नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद किया जाता है जिसे हम वाक्य में क्या करना चाहते हैं, एम्फेसिस करना चाहते हैं, या वाक्य में जिसको हम क्या करना चाहते हैं, ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं। बोलो कहानी समझ में आई क्या, बोलो, बोलो बेटा बोलो, आई क्या समझ में ये कहानी, समझ गए ना। अंतर आ गया समझ में रिफ्लेक्सिव में और उसमें। बोलो चलो इसको उतार लो, कंप्लीट कर लो। ठीक है बेटा, तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। मैंने आप लोगों को 3 प्रकार के प्रोनाउन बता दिए हैं। कौन कौन से बताए, पर्सनल प्रोनाउन बताए, दूसरा रिफ्लेक्सिव बताए और तीसरा एम्फेटिक बताए। बता दिए ना तीनों प्रोनाउन। तीनों प्रोनाउंस को देखना, पढ़ना, समझना और फिर मुझसे अगर कोई डाउट हो तो पूछना। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था। यहाँ पर हमने एम्फेटिक प्रोनाउन तक का कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें ज्यादा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था करीब करीब वो काम में आ चुका है। थोड़ी थोड़ी बातें और हैं जो 1 या 2 क्लास के अंदर आप लोगों की क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। और उसके बाद फिर आपका एक एक्सरसाइजेस का क्या हो जाएगा, एक सेशन एक्सरसाइज का करवा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, प्रोनाउन का एम्फेटिक 3 बताया मैंने आज आपको। एक तो क्या क्या बताया, देखो शुरू से देखते चलो। कहां से स्टार्ट किया था हमने, वन से, यहीं से स्टार्ट किया था ना। कि वन जो है क्या है, एक प्रकार का प्रोनाउन है जो किसी नाउन के लिए नहीं होता है, पर्टिकुलर नाउन के लिए नहीं होता है, किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, वहां पर किसी कोई भी संज्ञा हो सकती है, कोई पता नहीं होता है। तो वन का प्रयोग किसी के लिए भी हो सकता है और उसका रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, पजेसिव क्या बनेगा, वंश बनेगा। क्या बनेगा, पजेसिव वंश बनेगा। उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या आया, वही आवाज में सेल्फ या सेल्फ जोड़कर बनाते हैं, क्या बनते हैं वो, रिफ्लेक्सिव बनते हैं। सब्जेक्ट में स्वयं के द्वारा कोई काम किया जाए तो इनका प्रयोग किया जाएगा, जब कर्ता स्वयं कोई काम करे तो इनका प्रयोग होगा। दूसरों का परिचय या स्वयं का परिचय कराना हो तो इनका प्रयोग होगा। होगा कि नहीं होगा। अगर ये क्रियाएं वाक्य में आ रही है, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो फिर वहां पर ऑब्जेक्ट की पूर्ति किसके द्वारा की जाएगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के द्वारा की जाएगी। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में आता है एम्फेटिक, जो हमने अभी अभी पढ़ा है कि वही होता है बिल्कुल स्वरूप के अंदर जैसा रिफ्लेक्सिव है वही एम्फेटिक है, बस यूज अलग है। उनकी पोजीशन सेंटेंस के एंड में या बीच में होती है, बट इनकी पोजीशन जस्ट आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन विच वी वांट टू एम्फेसिस, उस नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद होती है, जिसे हम क्या करना चाहते हैं, एम्फेसिस करना चाहते हैं, जिसे हम क्या करना चाहते हैं, ज्यादा दबाव देकर के कहना चाहते हैं। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। बोलो यहां तक आ गया समझ में, बताइए क्लियर यहां तक की चीज,
ठीक है। अब इसके बाद में एक दो प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो आप लोगों को समझाना है। रेसिप्रोकल के बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, इनको हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के अंदर, क्योंकि ये एडजेक्टिव्स में आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आपका आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव, तो रिलेटिव वो भी आपका आगे आएगा। यहाँ पर प्रोनाउन के अंदर जो है वो केवल कुछ एक और है, तो शायद मैं समझता हूँ शायद एक क्लास में ही ये समझ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। अगर आवश्यकता पड़े तो फिर एक क्लास इसकी और लगा देंगे, ठीक है ना। तो बाकी जहां तक अब शायद एक क्लास का ही मैटर है, बाकी का वो एडजेक्टिव वाला पार्ट है, तो एडजेक्ट डबल बार पढ़ना पड़ेगा हमको, यहाँ भी वहां भी तीन जे कई बार आएगा, तो हम इसको फिर एडजेक्टिव में ही पढ़ेंगे उन चीजों को, ठीक है। तो तब तक के लिए यहाँ तक के क्लियर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।